7.3 राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक 2025 नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025। सुर्खियों में क्यों? भारत भर में ब्लड बैंकों और रक्त आधान सेवाओं के नियमन हेतु एक समान राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से संसद में राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक 2025 प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक 2025 के मुख्य प्रावधान: समर्पित राष्ट्रीय कानून। ये मानव रक्त और रक्त घटकों के संग्रह, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण और आधान को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र कानून है। राष्ट्रीय रक्त आधान प्राधिकरण (NBTA) यह राष्ट्रीय स्तर पर रक्त आधान सेवाओं की देखरेख के लिए एक वैधानिक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समान राष्ट्रीय मानक: यह NBTA को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रक्त एवं रक्त घटकों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए समान मानक निर्धारित करने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार देता है। ब्लड केंद्रों का अनिवार्य पंजीकरण: सभी ब्लड केंद्रों के लिए NBTA के अधीन पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण 5 वर्षों के लिए वैध होगा। राष्ट्रीय हीमोविजिलेंस प्रणाली: यह रक्त आधान के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी करने और रक्त के माध्यम से संचरित होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय हीमोविजिलेंस कार्यक्रम का प्रावधान करता है। कठोर दंडात्मक प्रावधान: गैर पंजीकृत ब्लड केंद्र 3 वर्ष तक का कारावास या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों। असुरक्षित या दूषित रक्त का आधान: 2 से 5 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान: स्वैच्छिक और बिना भुगतान रक्तदान को बढ़ावा देना। CAG द्वारा लेखा परीक्षा और संसद को वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करना। विधेयक की आवश्यकता: लोक स्वास्थ्य और रोगी सुरक्षा जोखिमों को कम करना है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में मध्य प्रदेश के सतना जिले में रक्त आधान के माध्यम से थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चे HIV से संक्रमित हो गए थे। विखंडित और अपर्याप्त कानूनी ढांचा: अब तक रक्त आधान सेवाएं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत शासित थीं, जिससे नियामक अंतराल उत्पन्न हो रहे थे। समान राष्ट्रीय मानकों का अभाव: परीक्षण, भंडारण और घटक पृथक्करण के लिए मानकीकृत मानदंडों की अनुपस्थिति के कारण क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हुई हैं। अविश्वसनीय रक्त आपूर्ति और अवसंरचना की कमियां हैं। असमान इन्वेंट्री प्रबंधन और परिधीय रक्त केंद्रों में उन्नत सुविधाओं जैसे ल्यूकोरिडक्शन की कमी। शहरी ग्रामीण और अंतर्राज्यीय असमानता: ब्लड बैंक और भंडारण केंद्र अभी भी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली: रक्त आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त की मात्रा को पुनः स्थापित करने या कमियों को दूर करने के लिए एक दाता से प्राप्तकर्ता में पूर्ण रक्त या उसके घटकों को स्थानांतरित किया जाता है। थैलेसीमिया: यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन के उत्पादन में कमी या अभाव होता है, जिससे रोगी को नियमित रक्त आधान की आवश्यकता पड़ती है। Would you like me to extract more pages from this document for you? थॉट निष्कर्ष: राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक 2025 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहकारी संघवाद, परिधीय रक्त केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ डिजिटल और हीमोविजिलेंस प्रणालियों के एकीकरण तथा निरंतर वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। ये देश भर में सुरक्षित, न्यायसंगत और विश्वसनीय रक्त आधान सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। प्राप्तकर्ता और दाता के बीच लाल रक्त कोशिका आधान में अनुकूलता, ABO और रह प्रणाली। लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर 2 प्रतिजन एंटीजन A और B की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 4 मुख्य रक्त समूह निर्धारित किए जाते हैं। A और B प्रतिजन के अतिरिक्त RH फैक्टर नामक एक प्रोटीन होता है जो या तो उपस्थित जोड़ हो सकता है या अनुपस्थित ओमनस। इस आधार पर 8 सबसे सामान्य रक्त प्रकार A+, A- B जोड़ B- O जोड़ O- AB जोड़ AB बनते हैं। AB जोड़ रक्त समूह: इसमें A, B और RH तीनों एंटीजन होते हैं, लेकिन इसमें एंटी-A, एंटी-B या एंटी-RH प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं होते हैं। इसी कारण इस समूह के व्यक्ति लाल रक्त कोशिका आधान के लिए सार्वभौमिक ग्राही कहलाते हैं। O- रक्त समूह: इसे लाल रक्त कोशिकाओं के लिए सार्वभौमिक दाता माना जाता है, क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं में A, B और रह D प्रतिजन का अभाव होता है। इसका अर्थ है कि ये किसी भी अन्य रक्त समूह के प्राप्तकर्ता में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करेगा। 7.4 पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन, सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। सुर्खियों में क्यों? प्रधानमंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा पर WHO के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। अन्य संबंधित तथ्य:
यह शिखर सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में पारंपरिक चिकित्सा पर दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया, जिसका विषय था संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान एवं व्यवहार, रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल-बीइंग। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना, नियमन एवं सुरक्षा मानकों को मजबूत करना, अनुसंधान में निवेश बढ़ाना तथा परिणामों की निगरानी के लिए एकीकृत डेटा प्रणालियां विकसित करना है। शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियां: पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक पुस्तकालय का शुभारंभ। यह पुस्तकालय विश्व के सभी लोगों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर वैज्ञानिक डेटा, नीतिगत दस्तावेज और प्रमाणित ज्ञान समान रूप से उपलब्ध कराएगा। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय SEARO भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। Would you like me to extract more pages from this document for you? आयुष AUष पद्धतियां। पद्धति: उद्गम, मुख्य फोकस, आयुर्वेद। भारत: स्वस्थ जीवन, वैयक्तिक उपचार, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। भारत: मन और शरीर के बीच सामंजस्य। यूनानी, ग्रीस: व्यक्ति का स्वभाव, प्रकृति। सिद्ध: भारत: रोग के कारणों की पहचान। होम्योपैथी, जर्मनी: उपचार का प्राकृतिक नियम। सोवा रिगपा, भारत: पंचतत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन। पारंपरिक चिकित्सा TM का महत्व: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या इसके ऊपर निर्भर है। वसुधैव कुटुंबकमः, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक चिकित्सा साझा करने की भावना। वन हेल्थ दृष्टिकोण, मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की परस्पर निर्भरता। आर्थिक पक्ष: भारत का आयुष क्षेत्र लगभग 43.4 अरब अमेरिकी डॉलर का है। सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक कूटनीति के महत्वपूर्ण साधन। सतत विकास लक्ष्यों SDGs से संबंध: 3 सूडानीज पाउंड्स स्वास्थ्य, 15 सूडानीज पाउंड्स जैव विविधता और 17 सूडानीज पाउंड साझेदारी। पारंपरिक चिकित्सा के प्रचार में चुनौतियां: मानकीकरण की कमी, गुणवत्ता में अंतर जैसे अश्वगंधा के सक्रिय तत्वों में भिन्नता। जैव विविधता को खतरा, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जैसे संकटग्रस्त सर्पगंधा। वैज्ञानिक प्रमाण का अभाव, कठोर नैदानिक परीक्षण डेटा की कमी। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR, सामूहिक ज्ञान और व्यक्तिगत स्वामित्व के बीच संघर्ष जैसे हल्दी का पेटेंट विवाद। आगे की राह: वैज्ञानिक सत्यापन, साक्ष्य आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना। अद्वितीय सुई जनरिस IPR प्रणाली, पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए अलग व्यवस्था। संरक्षण, औषधीय पौधों के लिए स्वस्थाने और बाह्य स्थाने संरक्षण। समावेशी अनुसंधान, स्थानीय लोगों के अधिकारों का सम्मान करने वाले नैतिक फ्रेमवर्क। Would you like me to extract more pages from this document for you? भारत में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने से संबंधित पहले। राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM 2014, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। यह मिशन आयुष केंद्रों के लिए अवसंरचना निर्माण और आयुष सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। साथ ही ये आधुनिक चिकित्सा केंद्रों में आयुष चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए भी प्रयास करता है। आयुर्ज्ञान, यह पहल पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान और क्षमता निर्माण, औषधियों के मानकीकरण, औषधीय पौधों पर शोध आदि को बढ़ावा देती है। आयुष स्वास्थ्य योजना, आयुष संस्थानों में कार्यों और सुविधाओं की स्थापना, उन्नयन और अनुसंधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना AOGUSY, यह पारंपरिक चिकित्सा की औषधियों की गुणवत्ता, मानकीकरण और फार्माकोविजिलेंस सुनिश्चित करती है। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL, भारतीय चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित ज्ञान का संकलन। वैश्विक सहयोग, इंडोनेशिया के साथ गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्र में तथा क्यूबा के साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU किए गए और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में एक उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई। इसके साथ ही भारत और जर्मनी ने पारंपरिक चिकित्सा को लोक स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाया। निष्कर्ष: भारतीय पारंपरिक ज्ञान ये स्मरण कराता है कि सच्चा स्वास्थ्य मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के समग्र पोषण तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य से प्राप्त होता है।
7.5 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 7.5.1 क्वांटम अर्थव्यवस्था, क्वांटम इकोनॉमी। नीति आयोग और आईबीएम ने वर्ष 2047 तक भारत को विश्व की शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए रोडमैप जारी किया। ये रोडमैप भारत को क्वांटम संचालित अग्रणी अर्थव्यवस्था में रूपांतरण शीर्षक से जारी किया गया। इसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम विकसित करना और वैश्विक क्वांटम बाजार में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करना है। लक्ष्य: वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कम से कम 10 क्वांटम स्टार्टअप्स विकसित करना, जिनमें से प्रत्येक का राजस्व $100 मिलियन से अधिक होगा। साथ ही 2035 तक वैश्विक क्वांटम सॉफ्टवेयर एवं सर्विसेज बाजार मूल्य में 50% से अधिक हिस्सेदारी का लक्ष्य। रोड मैप की सिफारिशें: कार्यबल विस्तार, 2-3 वर्षों में क्वांटम कार्यबल का विस्तार करना। संभावनाओं वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता: सुरक्षित संचार, स्वास्थ्य, फार्मा, क्रायोजेनिक्स, वित्तीय सेवाओं और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करना। लैब टू मार्केट में तेजी, 2 वर्षों के भीतर अनुसंधान, प्रौद्योगिकी सत्यापन और बाजार बदलाव, मार्केट ट्रांजिशन में सुधार करना। वैश्विक मानकों में अग्रणी बनना, वैश्विक संस्थाओं के साथ सहभागिता और क्वांटम प्रौद्योगिकी मानकों में अग्रणी बनना। स्टार्टअप्स को आकृष्ट करना, भारत को डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए आकर्षक गंतव्य बनाना। स्टार्टअप्स को बनाए रखने की दर 90% से अधिक रखने का लक्ष्य। Would you like me to extract more pages from this document for you? भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति। प्रतिभाओं की संख्या: भारत में क्वांटम संबंधित क्षेत्रों में स्नातक विद्यार्थियों की संख्या लगभग 91,000 है। इस मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। केवल यूरोपीय संघ EU ही भारत से आगे है। राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा: विभिन्न राज्य अपने अपने क्वांटम इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक ने क्वांटम रिसर्च पार्क QRP स्थापित किया है। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अमरावती क्वांटम वैली AQV लॉन्च किया है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में परिभाषा: क्वांटम प्रौद्योगिकी वो तकनीक है जो क्वांटम यांत्रिकी, उपपरमाण्विक कणों की भौतिकी पर आधारित सिद्धांतों का उपयोग करती है। क्वांटम यांत्रिकी में क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन शामिल हैं। यह 4 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत है। 1. क्वांटम कंप्यूटिंग। 2. क्वांटम संचार, जैसे क्वांटम कुंजी वितरण QKD। 3. क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी। 4. क्वांटम पदार्थ। 7.5.2 इसरो के LVM-3M6 मिशन, ISRO SLVM-3M6 मिशन। इसरो के LVM-3M6 मिशन ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को निम्न भूकक्षा लियो में सफलतापूर्वक स्थापित किया। LVM-3M6 LVM-3 रॉकेट की 6ठी परिचालन उड़ान है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए तीसरा समर्पित व्यावसायिक मिशन है। इस मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और अमेरिकी कंपनी AST के बीच एक व्यावसायिक समझौते का हिस्सा है। NSIL इसे वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सरकारी कंपनी है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की व्यावसायिक शाखा के रूप में कार्य करती है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 के बारे में, यह लियो में स्थापित किए गए वैश्विक उपग्रह समूह का हिस्सा है। यह उपग्रह के माध्यम से डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये 4G व 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट, स्ट्रीमिंग और डेटा की सुविधा देता है। मुख्य विशेषता इसमें 223 वर्ग मीटर का फेज्ड एरे है, जो इसे लियो में स्थापित अब तक का सबसे बड़ा व्यावसायिक संचार उपग्रह बनाता है। यह LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड 6100 किलोग्राम है। निम्न भूकक्षा लियो, ये पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत करीब लगभग 160-1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा है। ये सैटेलाइट इमेजिंग के लिए उपयोगी है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इस भी यहीं स्थित है। इसरो का LVM-3 प्रक्षेपण यान। 3 चरण 3 स्टेजेस। 1 S-200 ठोस स्ट्रैप ऑन बूस्टर। 2 L-110 तरल कोर चरण। 3 C-25 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण। मुख्य विशेषताएं: लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान भार 640 टन, पेलोड क्षमता 4200 किलोग्राम, भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO तक ले जाने में सक्षम। GTO के बारे में,
लगभग 37,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली दीर्घवृत्ताकार कक्षा अंतरिक्ष यान को भूतुल्यकालिक जियोसिंक्रोनस या भूस्थिर जियोस्टेशनरी पृथ्वी कक्षा में स्थानांतरित करता है। पिछले मिशन चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 72 उपग्रहों को ले जाने वाले OneWeb मिशन। Would you like me to extract more pages from this document for you? 7.5.3 भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट के विनिर्माण की योजना स्कीम टू मैन्युफैक्चर रेयर अर्थ मैग्नेट्स इन इंडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स REPMS के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को स्वीकृति दी। इस योजना का उद्देश्य देश में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की निरंतर और दीर्घकाल तक आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा इनके आयात पर निर्भरता कम करना है। दुर्लभ मृदा चुंबक रेयर अर्थ मैग्नेट्स। परिभाषा: दुर्लभ मृदा तत्वों की मिश्र धातुओं अलॉयज से निर्मित। दुर्लभ मृदा तत्वों में लैंथेनाइड्स, स्कैंडियम और यट्रियम शामिल हैं। गुणधर्म: असाधारण चुंबकीय शक्ति, उच्च ऊर्जा घनत्व और उत्कृष्ट प्रदर्शन। अनुप्रयोग: इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रक्षा में उपयोग किया जाता है। सिंटरिंग के बारे में, यह एक प्रक्रिया है जिसमें चुंबकीय पदार्थों को बिना पिघलाए अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे मैग्नेट मजबूत होता है और उसकी चुंबकीय क्षमता बढ़ती है। REPMS विनिर्माण योजना की मुख्य विशेषताएं: वित्तीय परिव्यय 7,280 करोड़ रुपए। वित्तीय प्रोत्साहन व्यवस्था 6,450 करोड़ रुपये है। बिक्री आधारित प्रोत्साहन 5 वर्षों तक। 750 करोड़ रुपये है। संयंत्र फैसिलिटी की स्थापना के लिए पूंजीगत सब्सिडी। उद्देश्य भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष MTPA की एकीकृत REPMS विनिर्माण क्षमता स्थापित करना। क्षमता का आवंटन 6,000 MTPA क्षमता वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 5 लाभार्थियों को आवंटित की जाएगी। प्रत्येक को अधिकतम 1,200 MTPA। एंड टू एंड विनिर्माण एकीकरण। ये पूरी उत्पादन श्रृंखला रेयर अर्थ ऑक्साइड, राइटारो धातुएं, राइटारो मिश्र धातुएं, राइटारो तैयार रेयर अर्थ स्थायी मैग्नेट्स का समर्थन करेगी। योजना की कुल अवधि 7 वर्ष, 2 वर्ष स्थापना हेतु जोड़ 5 वर्ष बिक्री आधारित प्रोत्साहन। 7.5.4 प्रोजेक्ट सनकैचर। गूगल के CEO ने घोषणा की है कि कंपनी ने दीर्घकालिक अनुसंधान पहल प्रोजेक्ट सनकैचर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। यह पहल अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संचालित डेटा केंद्रों को स्थापित करने पर केंद्रित है। प्रोजेक्ट सनकैचर के बारे में, यह गूगल की एक पहल है। इसका उद्देश्य निम्न भूकक्षा लियो में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष में मशीन लर्निंग ML कंप्यूटिंग की संभावनाओं का परीक्षण करना है। प्रत्येक उपग्रह में गूगल के कस्टम बिल्ट टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट TPU चिप्स लगाए जाएंगे। लाभ: पृथ्वी आधारित डेटा केंद्रों के पर्यावरणीय प्रभाव से बचाव होगा। Would you like me to extract more pages from this document for you? अंतरिक्ष में स्थापित डेटा केंद्रों को विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध होने या कटने, समुद्र के नीचे की केबल्स के कटने और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पहल डेटा संप्रभुता को सुविधाजनक बनाएगी, क्योंकि 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत बाहरी अंतरिक्ष किसी भी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है। 7.5 डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम। भारत और फ्रांस ने भारत में डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम के संयुक्त उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रणाली में निम्नलिखित घटक शामिल हैं: सिग्मा 30M नेविगेशन सिस्टम। ये GPS के बिना स्वायत्त तोपखाने आर्टिलरी संचालन को सक्षम बनाता है। CM3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट। इसे तोपखाने की दक्षता और ड्रोन रोधी सटीकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम की मुख्य विशेषताएं: स्वायत्तता। ये प्रणाली GPS पर निर्भर हुए बिना कार्य करती है। इससे व्यापक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग वाले परिवेश में भी परिचालन की विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। बहुमुखी प्रतिभा। ये भारी तोपखाने और रडार से लेकर सचल वायु रक्षा प्रणालियों तक विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर के साथ आसानी से एकीकृत हो जाता है। डायरेक्ट फायर। ये दिखाई देने वाले लक्ष्यों जैसे कि ड्रोन पर तत्काल हमले के लिए उन्नत थर्मल और ऑप्टिकल साइट्स का उपयोग करता है। 7.5.6 ध्रुव 64 DHRUV 64। भारत ने ध्रुव 64 DHRUV 64 माइक्रोप्रोसेसर लॉन्च किया। ध्रुव 64 DHRUV 64 के बारे में,
ये भारत का पूरी तरह से स्वदेशी पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज GHz 64 बिट डुअल कोर माइक्रोप्रोसेसर है। माइक्रोप्रोसेसर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल, कंप्यूटर आदि के मस्तिष्क होते हैं। विकासकर्ता माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम MDP के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC द्वारा। भारत द्वारा विकसित अन्य माइक्रोप्रोसेसर शक्ति 2018 IIT मद्रास, अजीत AG18 IIT बॉम्बे, विक्रम 2025 ISROSCL और तेजस 64 THEJAS64 2025 CDAC। अगली पीढ़ी के धनुष और धनुष जोड़ प्रोसेसर विकास के अधीन है। महत्व भारत वैश्विक स्तर पर निर्मित होने वाले सभी माइक्रोप्रोसेसर का लगभग 20% उपभोग करता है। Would you like me to extract more pages from this document for you? 7.5.7 संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य पर वैश्विक घोषणा पत्र UNGA डिक्लेरेशन ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड मेंटल हेल्थ। यह पहली बार है जब 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में गैर संचारी रोगों NCDs और मानसिक स्वास्थ्य को संयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसमें 2030 के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु: विस्तारित दायरा। इसमें गैर संचारी रोगों NCDs से संबंधित नवीन पहलुओं जैसे मुख संबंधी स्वास्थ्य, ओरल हेल्थ, फेफड़ों का स्वास्थ्य, बाल्यावस्था के दौरान कैंसर आदि को शामिल किया गया है। नए निर्धारकों को शामिल किया गया वायु प्रदूषण, स्वच्छतापूर्वक खाना बनाना, शीशे के संपर्क में आना और खतरनाक रसायनों को भी इसमें शामिल किया गया है। डिजिटल स्वास्थ्य जोखिम। पहली बार इसमें डिजिटल स्वास्थ्य जोखिमों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया से होने वाला नुकसान, स्क्रीन पर अत्यधिक समय व्यतीत करना, गलत सूचना मिसइन्फॉर्मेशन और दुष्प्रचार डिसइन्फॉर्मेशन आदि। कठोर विनियमन। तंबाकू, अस्वास्थ्यकर भोजन, ट्रांस फैट्स और सिगरेट के लिए कठोर नियमों पर बल दिया गया है। समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण। इसमें नागरिक समाज, युवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। स्पष्ट जवाबदेही। संयुक्त राष्ट्र महासचिव लक्ष्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और WHO इसमें सहयोग करेगा। वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्य 2030। प्रथम वैश्विक फास्ट ट्रैक त्वरित लक्ष्य 2030 तक तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या में 150 मिलियन 15 करोड़ की कमी लाना। 150 मिलियन 15 करोड़ से अधिक लोगों में उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना। 150 मिलियन 15 करोड़ से अधिक लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच उपलब्ध कराना। प्रणाली स्तरीय प्रक्रिया लक्ष्य 2030 तक GE 80% देशों में नीतिगत, विधायी, वित्तीय और विनियामक उपाय लागू करना। GE 80% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHCS में किफ़ायती और WHO अनुशंसित आवश्यक दवाएं और प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना। GE 60% देशों में गैर संचारी रोगों NCD और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना। घोषणा पत्र का महत्व: NCDs के कारण प्रतिवर्ष लगभग 1.8 करोड़ असामयिक मृत्यु होती हैं। संपूर्ण विश्व में 1 अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित हैं। NCDs और मानसिक स्वास्थ्य विकार दोनों ही सामान्य एवं रोके जा सकने वाले कारकों से प्रेरित हैं, जैसे तंबाकू, अस्वास्थ्यकर खाद्य व पेय पदार्थ, शराब, शारीरिक निष्क्रियता और वायु प्रदूषण। NCDs और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भारत में आरंभ की गई पहलें। NCDs के लिए पहलें: अमृत, उपचार के लिए किफ़ायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण, कैंसर, हृदय रोगों आदि के उपचार के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना। ईट राइट इंडिया FSSAI द्वारा संचालित यह आंदोलन स्वास्थ्यप्रद खानपान को बढ़ावा देता है। Would you like me to extract more pages from this document for you? फिट इंडिया मूवमेंट 2019। यह शारीरिक रूप से सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने और फिटनेस को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने पर लक्षित है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए पहलें: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP 1982। निकट भविष्य में सभी के लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना। अन्य टेलीमानस, मनोदर्पण आदि। 7.5.8 नाइट्रोफ्यूरन। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने नाइट्रोफ्यूरान्स अवशेषों की उपस्थिति के परीक्षण के लिए अंडों के नमूने एकत्र करने हेतु अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया। नाइट्रोफ्यूरान्स के बारे में: नाइट्रोफ्यूरान्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं का एक वर्ग है। उदाहरण के लिए फ्यूराजोलिडोन, नाइट्रोफ्यूराजोन आदि।
इनका उपयोग आमतौर पर पशु चिकित्सा दवाओं के रूप में जीवाणुरोधी और सूजनरोधी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हालांकि भारत में खाद्य उत्पादन करने वाले पशुओं के उपयोग के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चिंताएं, ये जीन विषाक्त, उत्परिवर्तनकारी और कैंसरकारी होते हैं। इनके अवशेष भोजन के पकने के बाद भी बने रह सकते हैं। Would you like me to extract more pages from this doc? Thought 8. संस्कृति, कल्चर। 8.1 यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। सुर्खियों में क्यों? यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दीपावली को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। अन्य संबंधित तथ्य। यह समावेशन नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH के संरक्षण हेतु अंतरसरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान किया गया था। ये पहली बार था जब भारत ने इस सत्र की मेजबानी की थी। अंतरसरकारी समिति का उद्देश्य 2003 के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण सम्मेलन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। भारत के इस नवीन समावेशन के साथ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत के अब कुल 16 तत्व शामिल हो चुके हैं। सत्र के अन्य प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं। अत्यधिक संरक्षण की आवश्यकता वाली ICH सूची में नई विरासत हैं। डोंग हो, थोंग हो, लोक वुडब्लॉक प्रिंटिंग शिल्प, वियतनाम। दैदा समुदाय का मुआजिंदिका, आध्यात्मिक नृत्य, केन्या। भोरिंडो प्राचीन विलुप्त हो रहा लोक संगीत वाद्य, पाकिस्तान आदि। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में नवीन विरासत। ज़ोरोपो, वेनेजुएला। तंगेल की पारंपरिक साड़ी बुनाई कला, बांग्लादेश। बेहजाद की मिनिएचर, लघु चित्रकला शैली, अफगानिस्तान आदि। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH के बारे में। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय के अनुसार इसमें वे प्रथाएं, प्रस्तुतियां, अभिव्यक्तियां, ज्ञान और कौशल शामिल होते हैं जिन्हें समुदाय, समूह तथा व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता देते हैं। मुख्य विशेषताएं। यह विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती है। समुदाय इसे अपने पर्यावरण व प्रकृति के साथ अंतःक्रिया तथा ऐतिहासिक अनुभवों के अनुरूप निरंतर पुनर्जीवित करते रहते हैं। ये समुदायों को अपनी विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता का बोध कराती है। यह सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान तथा मानव रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। भारत की यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। वर्ष। विरासत का नाम 2008। कुटियाट्टम, संस्कृत नाट्यकला, वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, रामलीला। 2009। रम्माण - गढ़वाल, हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच। 2010। छऊ नृत्य, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, केरल का मुडियेटू। 2012। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण। 2013। मणिपुर का संकीर्तन। 2014। पंजाब के ठठेरों द्वारा बर्तन बनाने की पारंपरिक पीतल और तांबे की शिल्पकला। 2016। योग नौरोज। 2017। कुंभ मेला। 2021। दुर्गा पूजा, कोलकाता। 2023। गरबा, गुजरात। 2025। दीपावली। Would you like me to extract more pages from this document for you? मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां। निष्पादन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और त्योहार। प्रकृति एवं ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान व प्रथाएं। पारंपरिक शिल्प कौशल आदि। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH के संरक्षण हेतु अभिसमय के बारे में। यह एक बाध्यकारी बहुपक्षीय साधन है जिसका उद्देश्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना तथा उसकी दृश्यता एवं पहचान को बढ़ाना है। उत्पत्ति इसे वर्ष 2003 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के 32वें महासम्मेलन जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनाया गया था। मुख्य तंत्र अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता वाली ICH सूची, मानवता की ICH की प्रतिनिधि सूची और सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रथाओं का रजिस्टर। संस्थागत संरचना। राज्य पक्षकारों की महासभा ये एक संप्रभु निकाय है जो प्रत्येक 2 वर्षों में साधारण सत्र में बैठक करता है। अंतर सरकारी समिति, इसमें 24 सदस्य होते हैं जिनका चयन राज्य पक्षकारों द्वारा महासभा में किया जाता है। इनका चयन न्याय संगत भौगोलिक प्रतिनिधित्व और चक्रण के सिद्धांत के अनुसार होता है। ये समिति विभिन्न देशों द्वारा सूचियों में शामिल करने के लिए भेजे गए नामांकन अनुरोधों की जांच करती है। हस्ताक्षरकर्ता इस अभिसमय में भारत सहित 180 से अधिक पक्षकार देश शामिल हैं।
पक्षकार देशों का उत्तरदायित्व सूचियों के लिए सांस्कृतिक तत्वों को नामित करना और अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सुरक्षा करना इन देशों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH के संरक्षण हेतु भारत के प्रयास। भारत की अमूर्त विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा के लिए योजना इसे संस्कृति मंत्रालय ने आरंभ किया है। इसका उद्देश्य देश में पहले से चल रहे लेकिन विखंडित संरक्षण प्रयासों को एक केंद्रीकृत तंत्र के माध्यम से मजबूत करना है। राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH सूची। इस सूची को समय समय पर संगीत नाटक अकादमी अपडेट करती है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जोनल कल्चरल सेंटर्स ZCCS। भारत की लोक कलाओं और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 7 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए हैं। गुरु शिष्य परंपरा योजना। यह योजना निष्पादन कलाओं की सभी विधाओं जैसे नाट्य समूह, रंगमंच समूह, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दीपावली के बारे में। दीपावली को दिवाली भी कहा जाता है। ये त्योहार कार्तिक अमावस्या पर अक्टूबर बाद नवंबर माह में मनाया जाता है। इस त्योहार में अनेक महत्वपूर्ण अनुष्ठान और परंपराएं सम्मिलित हैं, जैसे धनतेरस लोग समृद्धि के प्रतीक के रूप में धातु के बर्तन या आभूषण खरीदते हैं। नरक चतुर्दशी नकारात्मकता को दूर करने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। पवित्र लक्ष्मी गणेश पूजा की जाती है और भाई दूज है, ये भाई बहन के प्रेम बंधन का प्रतीक है। Would you like me to extract more pages from this document for you? मूल दर्शनः ये सभी के लिए समृद्धि, नवीनता और प्रचुरता का उत्सव है। अंधकार पर प्रकाश की और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दीपावली से जुड़ी प्रमुख लोक कथाएं, बटा मान्यताएं। रामायण है, यह भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के उपरांत उनके अयोध्या वापस लौटने तथा रावण पर उनकी विजय का प्रतीक है। महाभारत है, यह पांडवों के वनवास से लौटने का प्रतीक है। महाराष्ट्र में राजा बलि की वापसी। महाराष्ट्र में दीपावली राजा बलि के आगमन के रूप में मनाई जाती है, जो न्याय और उदारता का प्रतीक माने जाते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने पावापुरी में दीपावली के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया था। क्या आप जानते हैं? उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2025 में अयोध्या के 56 घाटों पर 26,17,215 दिए प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। दीपावली से संबंधित ऐतिहासिक एवं साहित्यिक संदर्भ। हेनरी यूल और AC बर्नेल 1903। इनके शब्दकोश में दिवाली शब्द का उल्लेख मिलता है, जो 1613 के विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में पाया गया है। अल बिरूनी लगभग 1030 अपनी कृति तारीख अल हिंद में कार्तिक अमावस्या को मनाई जाने वाली दीपावली का उल्लेख किया है। निकोलो दे कॉन्टी 15वीं शताब्दी। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों और छतों पर जलने वाले अनगिनत तेल के दीपों और उत्सवों का वर्णन किया है। अबुल फजल आइनी अकबरी 1590 दिवाली का उल्लेख किया है और इसकी तुलना शब बारात से की है। निष्कर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH सूची में दीपावली का शामिल होना वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। भारत द्वारा 20वें सत्र की मेजबानी करना सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। 8.2 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सुर्खियों में क्यों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 26 दिसंबर 2025 को अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के बारे में। पृष्ठभूमि: भारत से बाहर स्थापना 1920। वर्ष 1920 में ताशकंद में इसकी नींव 7 क्रांतिकारियों द्वारा रखी गई थी, जो रूसी अक्टूबर क्रांति से प्रेरित थे। संस्थापक सदस्य MN रॉय, ईवलिन ट्रेंट रॉय, अबनी मुखर्जी, रोजा फिटिंगोव, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक और MPT आचार्य। भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट आंदोलन के दमन हेतु प्रमुख षड्यंत्र केस का नाम। विवरण: पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 सोवियत संघ से लौट रहे मुहाजिरों के विरुद्ध चलाया गया। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस 1924 SA डांगे तथा मुजफ्फर अहमद जैसे मुख्य नेताओं को कारावास की सजा दी गई। मेरठ षड्यंत्र केस 1929-1933 इसमें फिलिप स्प्रेट, बेंजामिन ब्रैडली SA डांगे और PC जोशी जैसे नेता शामिल थे। Would you like me to extract more pages from this document for you? मूल दर्शनः भारत के भीतर CPI का गठन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की औपचारिक स्थापना कानपुर कम्युनिस्ट सम्मेलन 1925 के दौरान पारित एक संकल्प के माध्यम से की गई थी।
इस सम्मेलन में ब्रिटिश भारत के हिस्सों में सक्रिय विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को एकजुट किया गया था। प्रथम अध्यक्षः सिंगारवेलु चेट्टियार, प्रथम महासचिवः S.V. घाटे और J.P. बगरहट्टा, पार्टी के संस्थापक सदस्यः सत्यभक्त M.N. रॉय, E.T. रॉय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, हसरत मोहानी आदि। अन्य प्रमुख नेताः A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूदिरीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष, P. सुंदरैया आदि। वैचारिक आधार भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन ने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को अपनाया। इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुक्ति भी था। मार्क्सवाद लेनिनवाद एक राजनीतिक विचारधारा तथा शासन प्रणाली है, जो कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के विचारों पर आधारित है। यह विचारधारा इस पर जोर देती है कि कम्युनिस्ट पार्टी क्रांति का नेतृत्व करे। सीपीआई द्वारा समर्थित प्रमुख प्रकाशनः गणवाणी, बंगाली साप्ताहिक, क्रांति, जीवन मार्ग, कामगार, मराठी साप्ताहिक, मजदूर, किसान सभा पत्रिकाएं, हिंदी, प्रभातम, मलयालम, लेबर किसान गजट। यह भारत के भीतर आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सीपीआई का पहला प्रकाशन था आदि। सीपीआई के मुख्य लक्ष्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण, श्रमिकों और किसानों के अधिकारों की रक्षा, भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, समाजवादी राज्य की स्थापना आदि। सीपीआई के इतिहास की प्रमुख घटनाएं। प्रतिबंध ब्रिटिश सरकार ने 1934 में इसे अवैध घोषित कर दिया था। 1942 में यह प्रतिबंध हटा लिया गया था। विभाजन 1964। सोवियत संघ और चीन के बीच वैचारिक मतभेद के कारण 1964 में सीपीआई दो भागों में विभाजित हो गई थी। सीपीआई सोवियत संघ समर्थक गुट और सीपीआई मार्क्सवादी चीन समर्थक गुट। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सीपीआई की भूमिका। जनता को संगठित करना। सीपीआई के नेतृत्व वाले संगठनों जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC 1920, अखिल भारतीय किसान सभा AIKS 1936, अखिल भारतीय छात्र संघ 1936 के जरिए जन आंदोलन को व्यापक आधार दिया गया। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। सीपीआई भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाला पहला राजनीतिक दल था। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 और गया अधिवेशन 1922 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। सामाजिक सुधार। सीपीआई ने दलितों की समानता, हिंदू मुस्लिम एकता जैसे मुद्दों का समर्थन किया। उदाहरण के लिए A.K. गोपालन और P. कृष्ण पिल्लै ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में अस्पृश्यों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। संविधान निर्माण में सीपीआई की भूमिका। वर्ष 1934 में M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। सीपीआई ने देश के लिए संविधान सभा के गठन के विचार को प्रमुखता से आगे बढ़ाया था। Would you like me to extract more pages from this document for you? वर्ष 1925 में सीपीआई पहली ऐसी पार्टी बनी थी जिसने सांप्रदायिक संगठनों के सदस्यों को अपनी सदस्यता से प्रतिबंधित कर दिया था। सीपीआई ने पंथनिरपेक्षता, न्याय, समानता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन जैसे आदर्शों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इन आदर्शों को बाद में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। पार्टी ने जोतने वाले को भूमि और किसानों को भूमि का मालिकाना हक देने की मांग का नेतृत्व किया। वैचारिक प्रभाव। अखिल भारतीय छात्र संघ और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जैसे संगठनों के माध्यम से कम्युनिस्टों ने क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा ब्रिटिश शासन के उन्मूलन के विचार का प्रचार प्रसार किया। आंदोलनों को समर्थन। सीपीआई तथा उसके नेताओं ने भारत में कई प्रमुख किसान और श्रमिक आंदोलनों को सक्रिय समर्थन दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई द्वारा समर्थित प्रमुख विद्रोह। विवरण। तेलंगाना जनविद्रोह 1946, 1951। कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा द्वारा तेलंगाना क्षेत्र में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया एक सशस्त्र संघर्ष। तेभागा आंदोलन 1938, 1949। अखिल भारतीय किसान सभा AIKS के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में फसल के 3 भागों में विभाजन की मांग। उपज का 2/3 हिस्सा बटाईदार किसानों को और 1/3 हिस्सा जोतदारों को मिलना चाहिए। पुन्नप्रा वायलार संघर्ष 1946। केरल के अलप्पुझा में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में श्रमिकों द्वारा त्रावणकोर के दीवान के निरंकुश शासन के विरुद्ध किया गया संघर्ष। त्रिपुरा जनजातीय संघर्ष। त्रिपुरा उपजाति गणमुक्ति परिषद ने AIKS के सहयोग से भूमि हस्तांतरण और टिट्यून प्रणाली के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र 1945-47। ठाणे जिले में कम्युनिस्ट महिला नेता गोदावरी परुलेकर के नेतृत्व में
जमींदारों द्वारा वर्ली आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध आयोजित सीपीआई के प्रभाव वाले अन्य विद्रोह, सुरमा घाटी संघर्ष 1936-1948, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946। निष्कर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने जन आंदोलनों के संगठन, सामाजिक सुधारों और पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थन के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 8.3 आईएनएसवी कौंडिन्य। आईएनएसवी कौंडिन्य सुर्खियों में क्यों? आईएनएसवी कौंडिन्य भारतीय नौसेना का अग्रणी सिलाई पद्धति से निर्मित पाल युक्त जहाज है। ये अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में गुजरात के पोरबंदर से ओमान पहुंचा है। आईएनएसवी कौंडिन्य के बारे में, यह पारंपरिक रूप से सिलाई पद्धति स्टिच्ड शिप से निर्मित पाल युक्त जहाज है। इसे टंकाई पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। इसे प्राचीन भारतीय समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। Would you like me to extract more pages from this document for you? यह जहाज 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक पोत के डिजाइन का पुनर्निर्माण है। इसका मॉडल मुख्य रूप से अजंता की गुफाओं, गुफा संख्या 17 में चित्रित जहाजों पर आधारित है, क्योंकि ऐसे जहाजों का कोई मूल ब्लूप्रिंट नक्शा मौजूद नहीं है। इसे 2023 में संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होदी इनोवेशंस के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत बनाया गया है। यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस जहाज का नाम कौंडिन्य नामक एक प्रसिद्ध भारतीय नाविक के नाम पर रखा गया है। उन्हें भारत से दक्षिण पूर्वी एशिया की समुद्री यात्राओं के लिए जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई और चीनी अभिलेखों के अनुसार कौंडिन्य ने मेकांग डेल्टा तक समुद्री यात्रा की थी और वहां की रानी सोमा से विवाह किया था। साथ ही फुनान साम्राज्य, वर्तमान कंबोडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यद्यपि भारतीय ग्रंथों में उनका उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी कौंडिन्य को वैश्विक ऐतिहासिक प्रभाव वाले सबसे प्राचीन भारतीय नाविक के रूप में मान्यता प्राप्त है। आईएनएसवी कौंडिन्य पर सांस्कृतिक प्रतीक। गंडभेरुंड, कदम वंश से संबद्ध दो मुंह वाला गरुड़ जो शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। नाव की पालों पर सूर्य की आकृति जीवंतता, दिव्यता, नौवहन तथा शुभ आरंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं। नौका के अग्रभाग पर सिंग्याली, एक पौराणिक सिंह सदृश प्राणी जो जहाज की शक्ति और संरक्षक भूमिका का प्रतीक है। डेक पर हड़प्पा शैली का प्रस्तर का लंगर, सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार नेटवर्क और प्रारंभिक लंगर तकनीक को श्रद्धांजलि। टंकाई पद्धति के बारे में, यह लगभग 2000 वर्ष पुरानी एक जहाज निर्माण तकनीक है जिसे स्टिच्ड शिप बिल्डिंग, सिलाई पद्धति से निर्मित पाल युक्त जहाज पद्धति कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें लकड़ी के तख्तों को कीलों की बजाय सिला जाता है। इन्हें जोड़ने और सिलाई के लिए नारियल की रस्सी, नारियल के रेशे और प्राकृतिक राल रेजिन का उपयोग किया जाता है। आधुनिक नौसैनिक जहाज़ों के विपरीत इसमें कोई इंजन या आधुनिक प्रणोदन प्रणाली नहीं है। यह पूरी तरह से हवा और पाल सेल पर निर्भर करता है। इस विधि में पहले जहाज का बाहरी हिस्सा पतवार, हल सिला जाता है और आंतरिक ढांचा रिब्स बाद में जोड़ा जाता है। इससे जहाज को उच्च संरचनात्मक लचीलापन मिलता है, जिससे ये लहरों के दबाव में टूटने की बजाय उनके प्रति अनुकूल हो जाता है। यद्यपि जहाज का निर्माण पारंपरिक तरीके से किया जाता था, लेकिन खुले समुद्र में इसकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इसके पतवार की ज्यामिति, मस्तूल, पाल व रस्सियों की व्यवस्था और द्रवगतिकी, हाइड्रोडायनेमिक गुणों का वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया जाता था। Would you like me to extract more pages from this document for you? भारत की समुद्री विरासत। भारतीय नौवहन की नींव। सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध थे। इसका प्रमाण वहां से प्राप्त हड़प्पाई मोहरों से मिलता है। लोथल का गोदीवाड़ा डॉकयार्ड विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञात शुष्क गोदीवाड़े में से एक माना जाता है। यह ज्वार भाटा, जहाज निर्माण और नौवहन के उन्नत ज्ञान को दर्शाता है। वैदिक साहित्य, विशेष रूप से ऋग्वेद में समुद्री यात्राओं, जहाज़ों, व्यापारियों तथा समुद्र के देवता वरुण का उल्लेख मिलता है। व्यापार और वाणिज्यिक नेटवर्क। भारतीय व्यापारियों ने व्यापार के लिए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में व्यापारिक यात्राएं की थीं। चोल, चेर और पांड्य राजवंशों का रोमन साम्राज्य, अरब एवं दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सफल समुद्री व्यापार था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों ने ईरान एवं इराक से घोड़ों का आयात गोवा के बंदरगाह के माध्यम से किया था। यूरोपीय शक्तियों के आगमन तक भारत हिंद महासागर के वाणिज्य व्यापार का प्रमुख केंद्र बना रहा। सांस्कृतिक विस्तार और सॉफ्ट पावर।
सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तक की समुद्री यात्रा की थी। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये यात्रा की थी। भारतीय समुद्री संपर्कों के माध्यम से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, कला, वास्तुकला, लिपियां और भाषा दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गए थे। उदाहरणः बोरोबुदुर, जावा, अंकोर वाट, कंबोडिया आदि। विजयनगर साम्राज्य तथा उससे पहले के राजवंशों ने निरंतर समुद्री संपर्कों के जरिए इस सांस्कृतिक प्रभाव को और अधिक मजबूत किया था। नौसैनिक शक्ति और समुद्री तकनीक। मगध की नौसेना को विश्व की पहली दर्ज की गई नौसैनिक शक्ति माना जाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में जलमार्ग विभाग, नौसैनिक युद्ध, बंदरगाह और जहाज़ों के विनियमन का विस्तृत वर्णन है। राजेंद्र चोल प्रथम ने बड़े स्तर पर विदेशी नौसैनिक अभियान शुरू किए थे। इसमें उन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और श्रीविजया, शैलेंद्र साम्राज्य को पराजित किया था। चोल और चेर साम्राज्य ने मानसून पवनों का उपयोग करके नौवहन में महारत हासिल की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे समुद्री किलों का निर्माण कराया था तथा 500 से अधिक जहाज़ों वाली नौसेना तैयार की थी। इसका नेतृत्व बाद में सरखेल कान्होजी आंग्रे ने प्रभावी ढंग से किया था। समुद्री कूटनीति। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास एक दूत मंडल भेजा था ताकि गया में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति प्राप्त की जा सके। शैलेंद्र वंश ने पाल शासकों के पास राजनयिक दूत मंडल भेजे थे और नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। निष्कर्ष। INSV कौंडिन्य की समुद्री यात्रा भारत की प्राचीन समुद्री विरासत और नौवहन परंपराओं के पुनरुद्धार का प्रतीक है, जिसे स्वदेशी एवं पारंपरिक जहाज निर्माण तकनीकों के माध्यम से साकार किया गया है। यह यात्रा हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख समुद्री, सांस्कृतिक और व्यापारिक शक्ति के रूप में भारत की ऐतिहासिक भूमिका को भी मजबूत करती है। 8.4 संक्षिप्त सुर्खियां। न्यूज इन शॉर्ट्स। 8.4.1 सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, कोलैप्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। हाल ही में कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक बड़ी विनाशकारी घटना के कारण नहीं हुआ था। वुड यू लाइक मी टू एक्सट्रैक्ट मोर पेजेस फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट फॉर यू? अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। सूखे का प्रभाव है। सामान्य धारणा यह थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक विनाशकारी घटना के कारण हुआ है। नए अध्ययन के अनुसार यह कई सदियों तक जारी सूखे की कई दीर्घकालिक घटनाओं का परिणाम था। 2425 से 1400 ईसा पूर्व के बीच लगभग प्रत्येक 85 वर्षों तक रहने वाले 4 भीषण सूखे पड़े थे, जिनका प्रभाव लगभग पूरे क्षेत्र पर पड़ा था। संसाधकों में कमी होना, जल चक्रों हाइड्रोलॉजिकल में परिवर्तन के कारण नदियों, झीलों और मृदा में जल की कमी हो गई थी। इन परिघटनाओं ने हड़प्पा वासियों को जीवन की अनुकूल दशाओं की खोज में बार बार स्थान बदलने के लिए विवश कर दिया। व्यापार में गिरावट दर्ज होना है। नदियों का जलस्तर कम होने से नदी मार्ग से होने वाला व्यापार बाधित हुआ और कृषि कार्य भी चुनौतीपूर्ण हो गया। इन कारणों से आबादी को पलायन करना पड़ा। अन्य कारक है खाद्य आपूर्ति में कमी, शासकीय संरचना कमजोर होना जैसे कारकों ने भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की प्रक्रिया को तेज किया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित अन्य प्रमुख सिद्धांत। साक्ष्य। विनाशकारी बाढ़ के कारण पतन, रेक्स सिद्धांत। मोहनजोदड़ो के मकानों में गादयुक्त मिट्टी की कई परतों और इनके बार बार पुनर्निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के कारण पतन। इस सिद्धांत के अनुसार भूकंप ने बाढ़कृत मैदानों के स्तर को ऊपर उठा दिया, जिससे नदी जल का समुद्र की ओर प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हुआ और नगरों में पानी भरने लगा। नदियों के मार्ग में परिवर्तन। सिंधु नदी मोहनजोदड़ो नगर से लगभग 30 मील दूर खिसक गई। राजस्थान में घग्गर हकरा नदी का सूख जाना। और DP अग्रवाल। बर्बर आक्रमण। ऋग्वेद में हरियूपिया नामक स्थल, संभवतः हड़प्पा का उल्लेख मिलता है, जहां आर्यों ने युद्ध लड़ा था। पारिस्थितिक असंतुलन, क्रमिक पतन का सिद्धांत। इतिहासकार फेयर सर्विस ने कहा कि अर्धशुष्क क्षेत्रों का नाजुक पर्यावरणीय संतुलन जनसंख्या बढ़ने और संसाधनों के तेजी से घटने से बिगड़ गया था। DP अग्रवाल ने जलवायु परिवर्तन को पतन का कारण बताया है। 8.4.2 नए GI टैग, न्यू GI टैग्स। तमिलनाडु ने भौगोलिक संकेतक और GI उत्पादों की अपनी सूची में 5 और उत्पाद जोड़े। नए GI उत्पादों में निम्नलिखित शामिल हैं। बोरेयूर सूती साड़ी है, तिरुचि जिले की मूल कारीगरी। कविंदपड़ी, नट्टू सक्कारई है, एक गुड़ पाउडर। नमक्कल, मक्कल पतिरांगलह, सोपस्टोन,
खड़िया पत्थर के बर्तन। शूया मल्ली, चावल की किस्म। शूया मल्ली का अर्थ है शुद्ध चमेली। यह 135 से 140 दिनों में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक सांभा सीजन चावल की किस्म है। अंबा समुद्रम चौप्पू सामान्य लकड़ी के खिलौने। नोट: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के पोंडरू खादी को भी भौगोलिक संकेतक टैग जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह मुख्य रूप से छोटे रेशे वाली और पहाड़ी किस्म की कीट प्रतिरोधी कपास से निर्मित होती है। इस कपास की खेती में रसायनों का उपयोग नहीं होता है। Would you like me to extract more pages from this? जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति के कारण इन उत्पादों में विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा होती है। भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 जीआई के पंजीकरण व बेहतर संरक्षण का प्रावधान करता है। यह 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। इस अवधि का नवीनीकरण कराया जा सकता है। 8.4.3 चराईचुंग महोत्सव, चराईचुंग फेस्टिवल। असम का माजुली द्वीप एशिया के प्रथम संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। ये महोत्सव चराईचुंग की 392 वर्ष पुरानी विरासत की याद दिलाता है। 1633 में अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य चराईचुंग की स्थापना की थी। माजुली के बारे में। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 8.4.4 प्रिय विहियर मंदिर, प्रिया विहियर टेम्पल। थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष के बीच भारत ने प्रिय विहियर मंदिर की सुरक्षा का आह्वान किया। प्रिय विहियर मंदिर के बारे में। अवस्थित है कंबोडिया में थाईलैंड से सटी सीमा के निकट। प्रधान देवता यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इतिहासः इस मंदिर का निर्माण खमेर राजवंश के राजा यशोवर्मन प्रथम 889-910 ईस्वी ने आरंभ कराया था तथा राजा सूर्यवर्मन द्वितीय 1113-1150 ईस्वी के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 8.4.5 पेट्रा और एलोरा गुफाएं, पेट्रा और एलोरा केव्स। भारत व जॉर्डन ने क्रमशः एलोरा और पेट्रा गुफाओं के बीच एक ट्विनिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये गुफाएं यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं तथा अपनी शैलकृत स्थापत्य कला, रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध हैं। एलोरा गुफाओं के बारे में। स्थानः एलागंगा नदी के निकट, चरणांद्री पहाड़ियां, महाराष्ट्र। उत्पत्ति मुख्य रूप से राष्ट्रकूट और यादव राजवंश द्वारा 600-100 ईस्वी के बीच उत्कीर्ण की गई थीं। स्थापत्य कला ये गुफाएं बेसॉल्ट चट्टानों को ऊपर से नीचे तक काटकर बनाई गई हैं। धर्मः हिंदू, बौद्ध और जैन स्मारक उत्कीर्ण हैं। पेट्रा गुफाओं के बारे में। पेट्रा को रोज सिटी, गुलाब शहर के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से स्थापित हुए नबातायन या नबाती साम्राज्य की राजधानी थी। ये आधी निर्मित है और आधी चट्टान में तराशी गई है। 8.4.6 संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं का गठबंधन, यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, यूएनएओसी। संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं का गठबंधन यूएनएओसी विभाजनों को समाप्त करने के 2 दशक पूरे कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं का गठबंधन यूएनएओसी के बारे में। सचिवालय न्यूयॉर्क। उत्पत्ति तुर्की गणराज्य और स्पेन द्वारा 2005 में एक साथ शुरू किया गया था। Would you like me to extract more pages from this document for you? उद्देश्य ध्रुवीकरण एवं संघर्ष को कम करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों और समुदायों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने हेतु राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों, नागरिक समाज समूहों आदि सहित भागीदारों के एक वैश्विक नेटवर्क को बनाए रखना। 8.4.7 राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स। भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। यह कॉमनवेल्थ गेम्स का 100वां शताब्दी सेंटेनरी समारोह भी होगा। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। यह बहुखेल आयोजन है। यह प्रत्येक 4 वर्षों पर आयोजित होता है। इसमें राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। भारत ने इनसे पहले 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। अहमदाबाद को आधिकारिक रूप से 2030 के सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए चुना गया है। राष्ट्रमंडल के बारे में। इसकी शुरुआत 1926 के इंपीरियल कॉन्फ्रेंस से मानी जाती है।
लंदन घोषणा पत्र 1949 ने आधुनिक राष्ट्रमंडल की नींव रखी और यह स्पष्ट किया कि गणराज्य और अन्य देश भी राष्ट्रमंडल के सदस्य बन सकते हैं। सदस्य देशः कुल 56 देश। 8.4.8 फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025, फाइडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025। प्रधानमंत्री ने दोहा में आयोजित 2025 फिडे फाइड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगैसी को बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड ये शतरंज के खेल का शासी निकाय है। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अन्य संबंधित तथ्य। ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने इस प्रतिस्पर्धा में अपना पहला मेडन कांस्य पदक जीता है। वे महान खिलाड़ी ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद के बाद पोडियम फिनिश पर स्थान हासिल करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। पोडियम फिनिश यानी शीर्ष 3 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल होना। Would you like me to extract more pages from this document for you? 9. नीतिशास्त्र एथिक्स। 9.1 भगवद गीता की समकालीन प्रासंगिकता कंटेम्पररी रेलेवेंस ऑफ भगवद गीता। परिचय। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने भगवद गीता को एक सार्वभौमिक मार्गदर्शक बताया। उनके अनुसार यह तीव्र परिवर्तन के समय में नैतिक स्पष्टता और दिशा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि गीता की शिक्षाएं धार्मिक आचरण, उद्देश्यपूर्ण कार्य और मजबूत चरित्र निर्माण पर बल देती हैं। गीता के सिद्धांत समकालीन युग में व्यक्तियों और समाजों के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। वर्तमान समय में दुनिया भर में युद्ध, असहिष्णुता और पर्यावरणीय संकट जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। भगवद गीता के प्रमुख सिद्धांत और उनकी समकालीन प्रासंगिकता। व्यक्तियों के लिए तनाव प्रबंधनः स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला की अवधारणा भावनात्मक स्थिरता और समभाव सिखाती है। समत्व, मन की समता का अभ्यास करके व्यक्ति जीवन के द्वंद्वों, सफलता विफलता, सुख दुख के बीच संतुलित बना रह सकता है। कार्य और प्रेरणा, निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित क्रिया का सिद्धांत व्यक्तियों को परिणामों के बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। यह दृष्टिकोण प्रदर्शन की चिंता को कम करता है और आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देता है। जब निराशा मेरे सम्मुख होती है और मैं स्वयं को बिल्कुल अकेला पाता हूं, जब मुझे प्रकाश की एक भी किरण दिखाई नहीं देती, तब मैं भगवद गीता की शरण में जाता हूं। महात्मा गांधी। प्रशासकों और सिविल सेवकों के लिए क्षमता ढांचा है। भारत में सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कर्मयोगी क्षमता ढांचा शुरू किया गया है। यह स्वदेशी मॉड्यूल 4 मुख्य गुणों पर बल देता है: स्वाध्याय, आत्मजागरूकता, सहकार्यता, सहयोग, राज्य कर्म, कुशल वितरण और स्वधर्म, नागरिकों की सेवा। लोक सेवा नैतिकता। प्रशासकों के लिए गीता की कर्म फल त्याग की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सेवा की भावना, कर्म योग के साथ पुरस्कारों, प्रसिद्धि या धन की इच्छा के बिना कर्तव्य निभाने के लिए प्रोत्साहित करती है। समानुभूति और मृदु कौशल। प्रशासकों से शीलम परम भूषणम, चरित्र ही सर्वोच्च गुण है, को विकसित करने का आग्रह किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि वे समानुभूति विकसित करें और दूसरों के कष्टों के प्रति वास्तविक संवेदनशीलता रखें। व्यावसायिक नेताओं के लिए निर्णय निर्माण। यह नेताओं को तर्कसंगत और निष्पक्ष निर्णय निर्माण की सलाह देता है। इसके लिए उन्हें सफलता और विफलता के द्वंद्व से ऊपर उठना चाहिए। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, लोक संग्रह, विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना की अवधारणा आधुनिक CSR पहलों के अनुरूप है। नेताओं को समाज के लिए धन सृजन करने वाले संरक्षकों के रूप में देखा जाता है। Would you like me to extract more pages from this document for you? नेतृत्व है। ये ग्रंथ नेतृत्व के प्रति एक इनसाइड आउट दृष्टिकोण की वकालत करता है। बाह्य चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपने अंतर्मन पर नियंत्रण करना अनिवार्य है। साथ ही अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण पाना एक पूर्व शर्त है। समाज और विश्व। न्यायसंगत युद्ध और न्याय। गीता न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत में योगदान देती है। यह तर्क देती है कि यद्यपि शांति बेहतर है, लेकिन नैतिक परजीवियों के विरुद्ध लड़ना आवश्यक है। ये वे लोग हैं जो नुकसान पहुंचाने के लिए पारंपरिक नैतिकता का दुरुपयोग करते हैं। सामाजिक समरसता। यह ग्रंथ सहिष्णुता और स्वीकृति के सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह सभी प्राणियों को एक सार्वभौमिक चेतना के माध्यम से परस्पर संबद्ध मानता है। इससे वैश्विक एकता और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा मिलता है। सतत जीवनः। लालच और इच्छाओं, काम के नियंत्रण की वकालत करके गीता संधारणीयता के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान करती है। ये उस अत्यधिक उपभोग को हतोत्साहित करती है
जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करता है। निष्कर्ष, भगवद गीता एक धार्मिक शास्त्र के रूप में अपनी पहचान से ऊपर उठकर जीवन और प्रबंधन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। इसका लक्ष्य केंद्रित नीतिशास्त्र, परिणामों पर केंद्रित से प्रक्रियात्मक नीतिशास्त्र, सही कार्य पर केंद्रित की ओर बदलाव, आधुनिक जटिलताओं को सुलझाने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। चाहे वो एक तनावग्रस्त व्यक्ति हो, एक लोक प्रशासक हो या एक कॉरपोरेट सीईओ हो, गीता का केंद्रीय संदेश वही रहता है। स्वयं पर विजय और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण ही संतुलन, प्रभावी नेतृत्व और सामाजिक कल्याण की कुंजी है। केस स्टडी अभ्यास प्रश्न। आप एक जनजातीय और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जिले के जिला मजिस्ट्रेट हैं, जहां राज्य सरकार द्वारा एक बड़ी खनन परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना रोजगार, राजस्व सृजन और अवसंरचना के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इससे स्थानीय समुदायों का विस्थापन, वनों की कटाई और संभावित दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति भी होगी। स्थानीय आबादी विरोध प्रदर्शित कर रही है और आरोप लगा रही है कि ये परियोजना उनके आजीविका के अधिकार और सांस्कृतिक पहचान का उल्लंघन करती है। राजनीतिक नेतृत्व आप पर त्वरित भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, वहीं नागरिक समाज समूह परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मीडिया गहन समीक्षा कर रही है और आपके द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके से आपके करियर की संभावनाएं प्रभावित हो सकती है। आप व्यक्तिगत रूप से द्वंद्व की स्थिति में हैं। एक तरफ विकास और राष्ट्रीय आर्थिक हित महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संधारणीयता और मानवीय गरिमा दांव पर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। 2. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? 3. भगवद गीता के सिद्धांत आपके निर्णय निर्माण में किस प्रकार मार्गदर्शन कर सकते हैं? 4. आपकी अंतिम कार्यवाही क्या होगी? नैतिक रूप से औचित्य सिद्ध कीजिए। Would you like me to extract more pages? 10. सुर्खियों में रही प्रमुख योजनाएं, स्कीम्स इन न्यूज। 10.1 एस्पायर योजना, एस्पायर स्कीम। सुर्खियों में क्यों? एस्पायर -A स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप योजना के तहत 100 से अधिक आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटरों LBIS को मंजूरी दी गई है। मुख्य उद्देश्य: नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर LBIS स्थापित करना। कृषि ग्रामीण क्षेत्र में औपचारिक और विस्तार योग्य स्केलेबल सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से रोजगार सृजित करना। नई कृषि ग्रामीण प्रौद्योगिकियों में श्रमिकों को कौशल प्रदान करना, स्किल, उनके कौशल का उन्नयन, अपस्किल करना और उन्हें पुनः प्रशिक्षित बाय कौशल प्रदान, रीस्किल करना। औद्योगिक समूहों क्लस्टर्स को कुशल मानव पूंजी की आपूर्ति करना और नवाचार के माध्यम से MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना। योजना की मुख्य विशेषताएं: मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME मंत्रालय। प्रारंभ वर्ष 2015। कार्यान्वयन एजेंसियां MSME मंत्रालय। इसे नामित संस्थानों और अनुमोदित इनक्यूबेटरों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। प्रकार: इनक्यूबेटर स्थापना के लिए अनुदान प्रदान करने वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना। फोकस क्षेत्र: ग्रामीण उद्यम, कृषि व्यवसाय, प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्टअप और विस्तार क्षमता वाले सेवा उद्यम। दृष्टिकोण: उद्यमियों के लिए निरंतर सहयोग, मेंटरिंग, मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण के साथ एक इनक्यूबेशन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। समर्थन और वित्तीय सहायता: इनक्यूबेटर अनुदान विचारों को व्यवहार्य उद्यमों में बदलने के लिए आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर LBIS और प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर TBIS की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता। LBI एक ऐसी इकाई है जिसे उद्यमिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और इनक्यूबेशन कार्यक्रम प्रदान करने हेतु स्थापित किया जाता है, जिसका विशेष ध्यान कृषि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर होता है। अनुदान सहायता, ग्रांट सपोर्ट: संयंत्र और मशीनरी के लिए सरकारी PSU इनक्यूबेटरों हेतु 1 करोड़ रुपए तक और निजी PPP इनक्यूबेटरों हेतु 75 लाख रुपए तक का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान। परिचालन व्यय, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर: दिन प्रतिदिन के कार्यों को चलाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का एकमुश्त अनुदान। जोखिम पूंजी बाय सीड सपोर्ट, रिस्क कैपिटल बाय सीड सपोर्ट: प्रारंभिक चरण के नव प्रवर्तकों और उद्यम प्रोटोटाइप के लिए सहायता। क्लस्टर सुदृढ़ीकरण: उद्यम समूहों क्लस्टर्स का पैमाना स्केल बढ़ाने और बाजार लिंकेज में सुधार करने के लिए सहायता। Would you like me to extract more pages from this document for you? कवरेज और पात्रता: पात्र संस्थान उद्यमी ज्ञापन EM पंजीकरण वाले सभी MSMEs।
उद्यमी सहायता व्यक्तिगत नवप्रवर्तक और उद्यमी इंक्यूबेशन सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित होते हैं, जिसमें मेंटरिंग, बिजनेस प्लानिंग, मार्केट लिंकेज और वित्त सुविधा शामिल है। सुर्खियों में रहे स्थल, प्लेसेस इन न्यूज। भारत स्थल सुर्खियों में क्यों? लद्दाख। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में शोक सुरंग सहित 125 सीमा अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गुजरात। रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की उपस्थिति दर्ज होने के साथ ही गुजरात ने 33 वर्षों के बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। गोवा। राष्ट्रपति ने उत्तरी गोवा के एक नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केरल। कुटनाड आर्द्रभूमि कृषि पद्धति के अंतर्गत धान के खेतों में किए गए मृदा परीक्षणों में एल्यूमीनियम का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है। कर्नाटक। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हम्पी के असंतोषजनक अनुरक्षण पर चिंता व्यक्त की है। असम। एशिया के प्रथम संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य के पुनरुद्धार हेतु माजुली में चराईचंग महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश। बैतूल जिले में जीवा जीवा कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती द्वारा फसल क्षति, मृदा अवक्रमण, निम्नीकरण और संकटकालीन प्रवासन का प्रभावी समाधान किया जा रहा है। नागालैंड। नागालैंड में राज्य के 10 दिवसीय प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम हॉर्नबिल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। बिहार। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की प्रथम बैठक में मखाना क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 476 करोड़ रुपए की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की गई है। सिक्किम। भारत रणभूमि दर्शन पहल के अंतर्गत सिक्किम स्थित चोला और डोकला दर्रों को युद्ध क्षेत्र पर्यटन हेतु खोल दिया गया है। अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने हाल ही में ग्रेट निकोबार द्वीप विकास क्षेत्र को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र। सोलापुर स्थित बोरामणि घास के मैदानों, घास भूमियों में भारत की सबसे बड़ी वृत्ताकार भूल भुलैया सर्कुलर लैबिरिंथ की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री ने हाल ही में नरसापुरम लेसक्राफ्ट फीता शिल्प को महिला सशक्तिकरण और आर्थिक प्रगति के एक सशक्त प्रतीक के रूप में रेखांकित किया है। तमिलनाडु। राज्य में हाल ही में कार्तिकेय दीपम उत्सव के आयोजन का शुभारंभ हुआ है। वुड यू लाइक मी टू एक्सट्रैक्ट मोर पेजेस फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट फॉर यू? स्थल सुर्खियों में क्यों? सीरिया, दमिश्क। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के दर्जनों ठिकानों पर व्यापक हवाई हमले किए। कुवैत, कुवैत सिटी। कुवैत ने मुबारक अल कबीर बंदरगाह के कवरेज और पात्रता। पात्र संस्थानः उद्यमी ज्ञापन, ईएम पंजीकरण वाले सभी एमएसएमईएस। उद्यमी सहायता व्यक्ति। स्थल सुर्खियों में क्यों? सीरिया, दमिश्क। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के दर्जनों ठिकानों पर व्यापक हवाई हमले किए। कुवैत, कुवैत सिटी। कुवैत ने मुबारक अल कबीर बंदरगाह के निर्माण हेतु चीन के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओमान, मस्कट। भारत ओमान रणनीतिक परामर्श समूह की 14वीं बैठक ओमान के मस्कट में संपन्न हुई। कंबोडिया, नोम पेन्ह। थाईलैंड ने हाल ही में कंबोडिया में हवाई हमले किए। सोमालीलैंड, हरगेइसा, इज़राइल। स्वघोषित सोमालीलैंड गणराज्य को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। एक नए अध्ययन में यह पाया गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ के एक स्थल पर अत्यधिक ऊष्मीय तनाव और एक दुर्लभ प्रवाल रोग के कारण गोनियोपोरा कॉलोनियों का 3/4 हिस्सा नष्ट हो गया है। वुड यू लाइक मी टू एक्सट्रैक्ट मोर पेजेस फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट फॉर यू? सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व। स्वर्गदेव चाओलुंग सुकाफा। संदर्भ। प्रधानमंत्री ने असोम दिवस, सुकाफा दिवस पर असम के लोगों को बधाई दी। ये दिवस सुकाफा की यात्रा और नेतृत्व का उत्सव है। स्वर्गदेव चाओलुंग सुकाफा के बारे में। वे वर्तमान चीन के युन्नान प्रांत के रुइली क्षेत्र के निकट स्थित मोंग माओ के ताई साम्राज्य के राजकुमार थे। सिंहासन के अपने वैध अधिकार से वंचित होने के बाद उन्होंने 13 वर्षों तक प्रवास किया और 2 दिसंबर 1228 को असम में प्रवेश किया। प्रमुख योगदान। अहोम साम्राज्य की स्थापना। उन्होंने 1253 ईस्वी में चेरायदेव को राजधानी घोषित करके अहोम साम्राज्य की स्थापना की। शासन क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मपुत्र घाटी। शासनावधि 600 से अधिक वर्षों तक। अंग्रेजों ने 1826 में अस्थायी रूप से इस राज्य को अपने अधीन कर लिया था।
लेकिन 1836 में उन्होंने संपूर्ण राज्य को पूरी तरह से अधीन कर लिया और ये 1947 तक अंग्रेजों के अधीन रहा। 39 राजाओं के नेतृत्व में ताई लोगों ने मिलकर एक संयुक्त असमिया राष्ट्रीयता का निर्माण किया, जिसकी एकीकृत साझा भाषा असमिया बनी। नैतिक मूल्य, साहस और निस्वार्थता। मध्यकालीन असम के प्रथम अहोम राजा के रूप में उन्होंने अहोम साम्राज्य की नींव रखी। उनके द्वारा स्थापित साम्राज्य ने लगभग 600 वर्षों तक शासन किया और इस प्रक्रिया में विभिन्न समुदायों का एकीकरण किया। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव 1449-1568। संदर्भ: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मस्थली बटाद्रवाथान की पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया। श्रीमंत शंकरदेव के बारे में, उनका जन्म असम के नगांव जिले में स्थित अलीपुखुरी में हुआ था। वे एक संत विद्वान, बहुमुखी प्रतिभा के धनी या बहुश्रुत, पॉलीमैथ और महान समाज व धर्म सुधारक थे। प्रमुख योगदान: वो वैष्णववाद के एक नए रूप, एक शरण हरि नाम धर्म के प्रणेता थे। ये भगवान कृष्ण पर केंद्रित एक एकेश्वरवादी आस्था थी। उन्होंने नामघर और सत्रस जैसे मठ संस्थानों की स्थापना की थी, जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। समाज सुधारह उन्होंने जाति विरोधी आंदोलनों और महिलाओं के अधिकारों का पुरजोर समर्थन किया। वे एक प्रखर लेखक, नाटककार और संगीतकार थे। उनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियों में कीर्तन घोष, भक्ति छंद, भक्ति प्रदीप आदि शामिल हैं। उन्हें बोरगीत, संगीत, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, अंकिया नाट और भावना नाट्य प्रदर्शन की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। नैतिक मूल्य, सामाजिक चेतना बाय अंतःकरण और मानवतावाद। उन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने पूर्वोत्तर के लोगों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। उनकी शिक्षाओं ने अनुयायियों में समानता, सहिष्णुता, सत्यवादिता और मानवता के प्रति प्रेम के सद्गुणों का संचार किया। वुड यू लाइक मी टू एक्सट्रैक्ट मोर? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती 1856-1926। संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बलिदान दिवस पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बारे में, उनका जन्म पंजाब के जालंधर जिले के तलवा गांव में हुआ था। उन्हें महात्मा मुंशी राम विस के नाम से भी जाना जाता था। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और आर्य समाज के सन्यासी थे। प्रमुख योगदान: शिक्षा वर्ष 1902 में इन्होंने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। इसे अब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। समाज सुधारह इन्होंने 1920 के दशक में हिंदू सुधार आंदोलन, शुद्धि, पुनः धर्म परिवर्तन आंदोलन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता संग्रामः इन्होंने ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शनों जैसे रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन आदि में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी। इन्हें एक ऐसे कर्मयोगी के रूप में स्मरण किया जाता है, जिन्होंने आध्यात्मिकता का राष्ट्रवाद के साथ समन्वय किया था। नैतिक मूल्य, सामाजिक सुधार और साहसी निर्भीक सक्रियता। उन्होंने संस्थानों के माध्यम से शिक्षा और सामाजिक उत्थान का प्रबल समर्थन किया तथा शुद्धि आंदोलन का सक्रिय नेतृत्व किया। उनकी निर्भीक भागीदारी और आध्यात्मिक निष्ठा उन्हें एक कर्मयोगी के रूप में चरितार्थ करती है। राजगोपालाचारी 1878-1972। संदर्भ है: चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जयंती पर उन्हें स्मरण किया गया। राजगोपालाचारी के बारे में, उन्हें लोकप्रिय रूप से राजाजी के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 10 दिसंबर को थोरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध वकील, समाज सुधारक और एक सक्षम प्रशासक थे। प्रमुख योगदान: गांधीजी के संपर्क में आने के बाद 1919 उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कानूनी पेशे को छोड़ दिया था। गांधी ने उन्हें मेरे अंतःकरण का रक्षक कहा था। उन्होंने रॉलेट एक्ट विरोध, असहयोग आंदोलन, वाइकोम सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए वेदारण्यम मार्च का नेतृत्व किया था। स्वतंत्रता के बाद 1950 तक भारत के अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 1952-54 रहे थे। स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। पुरस्कार: 1954 में भारत रत्न। प्रमुख लेखन: रामायण चक्रवर्ती, तिरुंगन, तमिल। नैतिक मूल्य: देशभक्ति और सत्यनिष्ठा, राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण और स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी। सांविधानिक और प्रशासनिक भूमिकाओं में उच्च नैतिक मानदंडों को बनाए रखा। Would you like me to extract more pages from this document for you? खुदीराम बोस 1889-1908। संदर्भ:
देश के नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। खुदीराम बोस के बारे में। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में मोहाबानी गांव में हुआ था। कम आयु में ही स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए थे। प्रमुख योगदान। क्रांतिकारी भूमिका। बंगाल के एक क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हुए थे। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र 1908 उन्होंने इसमें भाग लिया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को निशाना बनाना था। 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने एक गाड़ी पर बम फेंका। इनका अनुमान था कि उस गाड़ी में भारत विरोधी जज किंग्सफोर्ड जा रहा है, लेकिन इस मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में किंग्सफोर्ड की बजाय 2 निर्दोष अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने बाद में आत्महत्या कर ली। शहादता 18 वर्ष की आयु में उन्हें गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया तथा 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। नैतिक मूल्य। निर्भीकता और दृढ़ संकल्प। मात्र 18 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने क्रांतिकारी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शस्त्र उठाने का निर्णय लिया। जब ब्रिटिश न्यायाधीश द्वारा उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए उस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। शहीद ऊधम सिंह 1899-1940। संदर्भ 26 दिसंबर को शहीद ऊधम सिंह की 126वीं जयंती मनाई गई। शहीद ऊधम सिंह के बारे में। उनका जन्म अविभाजित भारत के पंजाब राज्य के संगरूर जिले में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1940 में माइकल ओडायर की हत्या करके जलियांवाला बाग जनसंहार का प्रतिशोध लिया था। माइकल ओडायस डायर 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों और उनकी उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था। वो गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सक्रिय सदस्य थे। मूल्य देशभक्ति, वीरता, पंथ निरपेक्षता आदि। नैतिक मूल्य। राष्ट्रवाद और दृढ़ता। देश के प्रति उनका अटूट प्रेम जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेने की उनकी प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। 2 दशकों के पश्चात भी हत्याकांड के पीड़ितों के लिए न्याय प्राप्त करने का उनका दृढ़ निश्चय अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के उनके प्रबल संकल्प को प्रदर्शित करता है। Would you like me to extract more pages from this document for you?